गुड मॉर्निंग बच्चों जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग परितोष जी। ओके। तो क्या हाल है परितोष भाई? कैसी चल रही है तैयारी? बाकी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आपको बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जयेश भाई गुड मॉर्निंग, तान्या जी गुड मॉर्निंग, नंदिनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए। और क्या हाल चाल है बच्चों आपके? कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। ओके परितोष जी, क्या बात है। यस सर, सिद्धार्थ कह रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हमें करना है अपना डिस्कशन अकाउंट्स के मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 बोले तो 4 चैप्टर्स इसके अंदर आज हम करेंगे फटाफट रिवाइज, सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी बातें। गुड मॉर्निंग जयेश भाई, थैंक यू सो मच। सुमित जी, आर के जी की वेबसाइट पर आप जाते रहिए, बहुत जल्दी वहाँ पर आपको नोट्स दिख जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। खुशी गुड मॉर्निंग। तो कैसी चल रही है खुशी तैयारी अब? कैसा चल रहा है रिवीजन? गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों हमें रिवाइज करना है मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 के बारे में मुझे बताना कि मॉड्यूल 2 का रिवीजन करने के लिए तैयार हो आप? करें फिर कार्य शुरू मॉड्यूल 2 का? ठीक है, खुशी की तो मजे आ रहे हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग पलक जी, गुड मॉर्निंग। जीएश भाई, नेपाल में आया था, पिछले से पिछले साल घूमने आया था। बाकी कोशिश करेंगे आपसे आए, मुलाकात करें पढ़ाने। ठीक है, तो बच्चे हैं तैयार? नम्या, पलक, तान्या ओके, मोहित, परितोष यस सर, ऑल राइट। चलो तो चैप्टर 7 से शुरू करेंगे बच्चों हम अपना कार्यक्रम। तो बस 1 मिनट में शुरू करते हैं, तब तक आप चाहो तो आप भी अपनी बुक निकाल सकते हो। और आज होगा मॉड्यूल 2। चलो जी। गुड मॉर्निंग हर्ष।
ठीक है, तान्या की बुक साथ है। हाँ प्रतीक, सेम है, कर सकते हो भाई। चलो ठीक है, तो अब जितने सीए वाले बच्चे हैं आ जाओ मेरे साथ। तो चैप्टर 7 से शुरू करते हैं बच्चों कार्यक्रम हम अपना, ठीक है ना। फिर आता हूँ आपके पास जल्दी से। तो चैप्टर 7 जो है उसका नाम है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो इसमें दो यूनिट्स हैं बच्चों बेसिकली। फाइनल अकाउंट्स का मतलब हमें पता है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब दो तरह की एंटिटीज होती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती है मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदेंगी, फिर कुछ दिनों काम चलेगा, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगी, फिर उसको बाजार में बेचेंगी। लेकिन कुछ होती हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वो होती हैं जो सीधा सामान खरीदती हैं और बेचती हैं। एक हाथ लिया दूसरे हाथ बेचा। तो पहले यूनिट 1 के अंदर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लोग तीन चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, तो हमें ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालते हैं। पीएनएल अकाउंट की बात करें तो उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालते हैं। बाकी बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन को शो करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे कैसे तीनों चीज़ें प्रिपेयर होंगी। तो जैसे शुरू करा जाता है आपके साथ हम ट्रेडिंग अकाउंट से। बाकी कुछ छुटमुट थ्योरी है वो हमें पता है कि बेसिक बातें होती हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर हम देखें पहले लेजर को, तो डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जो भी हमारा होता है, परचेज लिखते हैं, माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, तो हमारी नेट परचेज की वैल्यू बाहर आ जाती है। फिर हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आप सिंपल वैसे याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कोई भी एक्सपेंस आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, या जिसको हम कह सकते हैं फैक्ट्री के खर्चे। ऑफिस वाले नहीं, फैक्ट्री के, है ना। तो एक तरह से थोड़े से डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं, मतलब जिनको हम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से, डायरेक्टली अपने आउटपुट से ट्रेस कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। और फिर क्रेडिट साइड में हम सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते हैं, नेट सेल्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, वो आ गया। तो अब बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, डेबिट साइड में बचेगा तो हम कह देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में बचेगा तो हम कह देते हैं ग्रॉस लॉस। और इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपना क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कह रहे हैं देखो क्या क्या आइटम्स आते हैं, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना, क्योंकि हम इसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं। दूसरा आइटम आता है परचेज और परचेज रिटर्न। तो परचेज या परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बन गई, अब परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारे परचेज को कम कर देता है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री बन गई परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि एक ओरिजिनल एंट्री तो हम पहले से कर ही थे परचेज रिटर्न की, क्योंकि क्रेडिटर जो होता है हमने उसको उधार पे माल बेचा होता है, अब उसने वो माल वापस कर दिया। तो हम एक एंट्री तो वैसे कर ही रहे होते हैं जो हमारे लिए यहाँ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर अब इस परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं। तो परचेज रिटर्न जो होती है वो हमारे परचेज को कम कर रही है, तो इसीलिए हम ये एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर उसके बाद परचेज की एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज वगैरह, इसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, क्योंकि हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। वेजेस की एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, तो सेल्स जो है उसको क्या कम करता है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स को कम कर देता है, तो एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, इसकी क्या एंट्री बनती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे लेजर बनता है उसी के हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज़ हमें याद रखनी है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा।
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दैट मीन्स हमारी जो परचेजेस गिवन है ट्रायल बैलेंस में वो एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, उसे बोला जाता है एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। तो हम अब इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक फिर सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होता है और वो होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो बस आप ये ध्यान रखना कि उसको फिर हम एसेट साइड पर शो कर देते हैं, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का नियम हम जानते ही हैं, पढ़ रखा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना, हमने इन्वेंट्री चैप्टर में भी ये देखा था। तो बेसिकली इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स की जर्नल एंट्री भी हमसे पूछी जा सकती है। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस लॉस होगा तो भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली ये हो गया हमारा एक क्या ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल दे रखा है इन्होंने इलस्ट्रेशन, तो उसमें इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रखा है, जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं जो हमने वैसे डिस्कस कर रखी हैं। फिर होता है दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम डेबिट में हर तरह के अपने एक्सपेंसेस, हर तरह के अपने लॉसेस लिखते रहते हैं, है ना, जो भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड या कोई अदर भी होते हैं। और क्रेडिट साइड में जो भी हमारी इनकम्स होती हैं वो सारी इनकम्स हम लिख लेते हैं, अदर इनकम हो गई, एबनॉर्मल गेन हो गए, किसी भी प्रकार की इनकम है वो लिख लेते हैं। और फाइनली जब हम बैलेंस निकालते हैं तो हमारा या तो बचता है डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में बचा तो नेट लॉस। तो पीएनएल अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब कुछ चीज़ों हैं का हमें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ड्राइंग्स, वो हमारी कैपिटल को कम कर देता है तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को भी हम कंसिडर करते हैं जस्ट लाइक ड्राइंग, क्योंकि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये भी हमारी कैपिटल को कम कर देगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो हम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड है तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। इसके अलावा रिबेट, रिबेट कई बार हम अपने कस्टमर को छूट दे देते हैं क्योंकि मान लेते हैं हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव था, तो ये भी हमारे लिए एक खर्चा हो गया, तो इसको हम पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। इसके बाद है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आप जानते हो कि हमारे पहले डेटर को कम कर देते हैं और साथ ही साथ हम इनको अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया, तो ये हो गए बैड डेट्स। इसी तरह अगर कभी कभी बैड डेट रिकवर्ड हो जाए तो ये हमारा फायदा हो गया, तो हम इसको फिर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सिंपल फायदे नुकसान इस तरह से रिकॉर्ड कर लेने का। फिर आती हैं कुछ क्लोजिंग एंट्रियां। क्लोजिंग एंट्री मतलब जो हम साल के एंड में करते हैं, तो जैसे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उन सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं और पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। जितने भी हमारी इनकम्स हैं उनको भी हम क्लोज कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपल हो गई कहानी। और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसे हम कैपिटल में या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से पीएनएल अकाउंट का पूरा कहानी खत्म हो जाती है। तो ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन इसी पर बेस दे रखा है, सारे खर्चे लिख लिए, सारी इनकम लिख ली, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर रखे हैं। इसी तरह जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं जिनको दो जगह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ दे रखी है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर लेते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो कर देते हैं। इसी तरह दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट या इनकम एक्रूड। तो इनकम एक्रूड को हम क्या करते हैं, हम रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर लेते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो कर देते हैं। इसी तरह हो सकता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसे जल्दी मिल गए, तो इसे हम अपनी रिस्पेक्टिव इनकम में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर शो कर देते हैं। इसी तरह हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस, आपने जल्दी पैसे दे दिए, तो हम इसको रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो कर देते हैं। इसी तरह हो सकता है इन्वेंट्री या मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्रीज जो होती हैं, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ की हैं, जैसे इन्वेंट्री है
मटेरियल इन हैंड की, जैसे स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट या कोई भी, तो हम उस इन्वेंट्री को क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हमारा स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 15,000, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस उस पर करे 1700 के, और स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, तो हम ये निकालेंगे कि एक्चुअल में हमने स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी। तो क्या बन गया बात, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस अगर हमने और ख़रीद ली 1700 की माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 की, तो इसका मतलब हमने स्टेशनरी कंज्यूम कर ली होगी 11,700 की। तो हम इस तरह से फिर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं कितनी हमने स्टेशनरी कंज्यूम करी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो कर देंगे 5,000। इसके बाद होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। अब कभी कभी हम अपने डेटर्स पर प्रोविजन बनाते हैं, तो अगर हमने प्रोविजन बनाया तो हम इसको P&L में डेबिट साइड पर शो कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। कई बार हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, तो हम अपने बैड डेट्स को क्या करते हैं, अपने डेटर्स में से डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि डेटर्स जो होते हैं वो हमारे डेटर्स को कम कर देते हैं। और अगर ये बैड डेट्स हमारे हैं तो हम इसको भी P&L अकाउंट में फिर डेबिट साइड पर शो कर देते हैं। और अगर हमने कोई प्रोविजन भी बना रखा होगा तो फिर उसको प्रोविजन अकाउंट में शो कर देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल हमने वैसे डिस्कस भी कर रखा है, लेकिन आपको इसमें मैं प्रोविजन का अकाउंट दिखा के बता देता हूँ जल्दी से। अब प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनाना है, आप कॉन्सेप्ट सुन लेना ध्यान से। हमारा कोई भी ओपनिंग प्रोविजन अगर है डाउटफुल डेट्स का, तो उसको हम क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर जो भी हमारे बैड डेट्स दे रखे हैं, जो भी हमारे बैड डेट्स हुए, उन्हें हम डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, 2 बैड डेट्स। फिर जो क्वेश्चन बोलता है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन करना है, यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन क्रिएट करना है, उसको हम यहाँ पर बनाकर क्रिएट करके लिख लेते हैं 2 बैलेंस CD 70,000। तो आपका एक बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली बच जाता है, जिसे हम अपने P&L अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। तो मैं अपने P&L अकाउंट में जब डेबिट करूंगा तो 1,30,000 रुपए की फिगर को डेबिट कर दूंगा, तो मुझे पता लग गया कि मेरा नुकसान 1,30,000 का हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हमारे लिए एक नुकसान ही है, क्योंकि हम अपने डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम इसको P&L में डेबिट साइड पर शो कर देते हैं और डेटर्स की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। फिर हो सकती है एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन की, ये तो मेरे को लगता है सबको आती ही है। P&L अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं इसको, और एसेट की वैल्यू में से ये डिडक्ट हो जाता है, तो मशीन में से हम इसको माइनस करके शो कर सकते हैं। या कोई और प्रोविजन अगर हम बनाते हैं इसी तरह का, तो उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा। P&L अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे और जिस भी एसेट के अगेंस्ट वो प्रोविजन बनाया उसमें से डिडक्ट कर दोगे। बाकी इसके अलावा कुछ ट्रांसफर एंट्री या करेक्शन एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वो हो सकती हैं, जो हमने अलग से भी वैसे पढ़ रखा है। फिर और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, अब कभी कभी होता है कि आग लग गई, कोई हमारा स्टॉक जल गया, चोरी हो गया, तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं हमारी 6,000 रुपए की आग लगी और इंश्योरेंस कंपनी ने 4,500 का हमको क्लेम दिया। तो जितने रुपए का हमारा गुड्स जल जाता है, जैसे 6,000 रुपए के गुड्स जल गए, तो उसे 6,000 रुपए को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और फिर इंश्योरेंस क्लेम जितना हमें रिसीव हुआ, जैसे 4,500 रुपए, तो उतने रुपए तो हम दिखा देंगे कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा एसेट साइड पर। और जितने रुपए क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ 1,500, वो हम अपने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर शो कर देते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी, P&L में आपका लॉस आ जाएगा 1,500 का, और बैलेंस शीट के अंदर आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा 4,500 का। तो फिर हम इस तरह से गुड्स जलने का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फिर आता है एक और स्पेशल ट्रीटमेंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। कभी कभी हमने गुड्स अप्रूवल पर भेजे होते हैं ना, चैप्टर पढ़ा भी था हमने, और कस्टमर अप्रूव नहीं करता, अभी उसके पास पेंडिंग पड़ा होता है। तो पहले तो हमने जो सेल मान रखी है उस सेल को हम रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। तो सेल को उल्टा करने का मतलब है कि हमारे सेल में से माइनस हो जाएगा, हमारे डेटर में से माइनस हो जाएगा, और फिर उसको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं। तो फिर हम एक स्टॉक वाली एंट्री पास कर देंगे, तो ये हमारे एसेट में शो हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर लग गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला। फिर एक और पॉइंट होता है कि अगर हमने अपने गुड्स को इस्तेमाल कर लिया अदर देन सेल, मान लो आपने गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो आपकी एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज।
तो परचेज में से माइनस कर दोगे और ड्राइंग्स की तरह इन्हें कंसिडर कर लोगे, तो कैपिटल में से माइनस। या आपने अपने गुड्स को डोनेशन में दे दिया, तो डोनेशन को पीएनएल में डेबिट कर दोगे और गुड्स को परचेज में से माइनस कर दोगे। या आपने गुड्स को फ्री सैंपल में दे दिया, तो फ्री सैंपल को पीएनएल में डेबिट कर दोगे और गुड्स को परचेज में से माइनस कर दोगे। या आपने गुड्स से कोई एसेट क्रिएट कर लिया, तो आप अपना एसेट को बैलेंस शीट में शो कर दोगे और गुड्स को परचेज में से माइनस कर दोगे। तो कई बार हम अपने गुड्स को इस तरह यूज कर लेते हैं। इसी तरह कमीशन, अब कमीशन अगर दे रखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन 100 करके निकाल लेते हैं। कमीशन दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके निकाल लेते हैं। और इस कमीशन को दो जगह शो करते हैं, एक तो पीएनएल के डेबिट साइड पर क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर क्योंकि हम मानते हैं कि अभी ये हमें पे करना है, अभी हमने पे करा नहीं है। तो ये हो गया जी आपका कमीशन। तो बस फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेसिक वाले, वो हमने जैसे डिस्कस पहले भी कर रखे हैं। फिर आते हैं बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट वैसे तो हम बनाना जानते ही हैं, लायबिलिटी है, एसेट है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे एसेट्स हैं, हम जानते हैं कि एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन एसेट्स को हम कई बार लिक्विडिटी के बेसिस पर अरेंज करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, जो बिल्कुल कैश के समान है या कैश है या जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम ऊपर शो करते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सबसे ऊपर आते हैं। फिर छोटी छोटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी नज़र आती हैं। बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक आपके करंट एसेट नज़र आते हैं। और सबसे लास्ट में आपके नॉन करंट एसेट्स को लिखा जाता है। तो ये हो गया लिक्विडिटी का तरीका। दूसरा होता है परमानेंस का तरीका। इसमें हम उल्टा करते हैं, इसमें सबसे ऊपर नॉन करंट एसेट्स को लिखते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परमानेंट नेचर के होते हैं। फिर हम स्टॉक, डेटर, बीआर, अपने जो करंट एसेट्स हैं उन्हें लिखते हैं। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लिखते हैं और सबसे लास्ट में आता है इसमें हमारा कैश या बैंक बैलेंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, तो इसमें हम उल्टा लिखते हैं, है ना। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी अर्जेंसी के आधार पे शो की जा सकती हैं। तो कई बार हम आउटसाइड लाइबिलिटियों को पहले लिखते हैं या कई बार हम कैपिटल को पहले लिखते हैं, तो कैसे भी हम शो कर सकते हैं। बाकी एसेट लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं ये बेसिक बात है, हमें पता ही है ना। तो बैलेंस शीट का एक बेसिक ढांचा दे रखा है, वो आप जानते ही हो कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सब प्रश्न हमने कर रखे हैं। फिर आता है एक ओपनिंग एंट्री करना। ओपनिंग एंट्री किसे बोलते हैं? अब 31 मार्च को हमारी ये मान लेते हैं बैलेंस शीट नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल को जब नया साल शुरू होगा, तो हम सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, यानी कि हम कहते हैं ना टू बैलेंस बीडी। सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, या कैपिटल है उसको भी क्रेडिट करेंगे, मतलब लिखते हैं ना हम खाते में बाय बैलेंस बीडी, तो उसी को ओपनिंग एंट्री कह देते हैं। तो ये बन गई आपकी ओपनिंग एंट्री। सारे एसेट्स डेबिट हो गए, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्रेडिट हो गए। तो दिस इज बेसिकली ओपनिंग एंट्री। तो ये देखो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग, एसेट्स में लिख दिया टू बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी में लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, तो इसको बोल देते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है जी। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, इसका एक फुल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, अच्छी बात है, 10 से 12 नंबर का, और हो सकता है एडजस्टमेंट अच्छी सी चिपका दे तो 15 नंबर का भी पूछ सकता है। तो अलग अलग प्रश्न जो हैं वो हमने वैसे जो डिस्कस करें उसमें यही सब एडजस्टमेंट्स हमसे करवा सकता है कोई सी भी। तो बस आपको एडजस्टमेंट्स पर फोकस करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजन और रिजर्व को लेकर कि भाई प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। तो प्रोविजन तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है कि ये एक तरह से लाइबिलिटी है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल चार्ज की तरह मानते हैं कि ये तो हमने पहले से ही अलग कर दिया और हम मान के चल रहे हैं कि कुछ नुकसान फ्यूचर में होने वाला है। रिजर्व एक ऑल टुगेदर अलग चीज़ होती है। रिजर्व होता है जब हम अपने प्रॉफिट में से ही कुछ पोर्शन बस अप्रोप्रिएट करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, कि भाई इसको भविष्य में कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। तो रिजर्व एक ऑल टुगेदर अलग चीज़ होती है। तो अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है ना, ये बोल्ड में दे रखा है कि देखो प्रोविजंस जो है वो चार्ज के नेचर के होते हैं, जबकि रिजर्व जो होते हैं वो तो अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के। तो एक बहुत अंतर है दोनों के बीच में। तो इसी तरह उन्होंने उदाहरण भी एक दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ आप कहोगे कि ये रिजर्व के नेचर की है, कौन से प्रोविजन के नेचर की है ना। अब डेप्रीसिएशन है, इसका तो हम प्रोविजन बनाते हैं,
ये प्रोविजन के नेचर का है। या जैसे डाउटफुल डेट्स है, ये प्रोविजन के नेचर का है ना। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। अब लेकिन रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमने अपने प्रॉफिट को इस साल के लिए रोक लिया, तो ये हमारा रिजर्व के नेचर का है, क्योंकि ये हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग निकाल लिया। अब टैक्स की लाइबिलिटी, तो हम टैक्स का भी प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेसिकली ये चीज़ें प्रोविजन होती हैं और जो रिटेन प्रॉफिट है वो रिजर्व होता है ना। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। बाकी यहाँ पर आपको समरी दे रखी है सारी एडजस्टमेंट की। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक देख लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5, बैड डेट्स हमको पता चल गया, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेप्रीसिएशन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको क्या करना है, पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखना है और लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर देना है। इसी का अगर उल्टा आ जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखना है और कैपिटल में से माइनस करना है। बाकी लॉस बाय फायर हमने कर लिया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फ्री सैंपल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये भी हमने कर लिया बस। बाकी लिमिटेशन इसके वही होते हैं जो अकाउंटिंग के लिमिटेशन होते हैं, इनके हिसाब से पूछ ले तो ये था बच्चों सबसे पहला नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो अब एक बार बताओ कि सारी कहानी याद आ गई नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। फिर जो अगला यूनिट होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग वालों का। क्वेश्चंस बच्चों इसके हमने कर ही रखे हैं, तो वो सब तो ऑलरेडी सेम है। ओके, ठीक है जी। ओके, ठीक है। तान्या, पलक, खुशी, मोहित, ओके परितोष भाई, ठीक है। अब इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ये छोटा है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, क्योंकि इसमें हमसे क्वेश्चन बड़ा नहीं पूछता आमतौर पे, तो पूछेगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बस एक खाता और बनाती है सबसे पहले, जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है ना। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट वो एज इट इज बनता है, जो हमने देख लिया। अब बस आपको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है, सीधा वो हमारे लिए मुद्दे की चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम उसमें देख लेते हैं। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो भी खर्चे हुए उसमें सब आ गया। मैन्युफैक्चरिंग का ओवरहेड का खर्चा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किसे कहते हैं वो हमको बस पता होना चाहिए। हमारे पास जो भी ओपनिंग रॉ मटेरियल होते हैं प्लस हमने कुछ और खरीद लिए होते हैं, और जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल होते हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक नॉर्मल एनीथिंग जो हम कंज्यूम निकालते हैं, हम इसी प्रकार से रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वो, है ना, बाकी बाय प्रोडक्ट अभी छोड़ दो, वो अकाउंट में बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाती हैं। तो बस आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अच्छे से समझना है कि इसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्या इसका लॉजिक होता है। अब वो देख लेते हैं बस एक बार, है ना, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो जी, जो भी हमारा खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग का वो डेबिट साइड में हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कितने यूनिट्स हमारे थे जो कंज्यूम हुए और जितने रुपए हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ वो हम डेबिट साइड में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है हमको पता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट वेजेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग का है, फैक्ट्री के ओवरहेड ये भी मैन्युफैक्चरिंग के हैं, इनडायरेक्ट खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं ये सारे।
तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के आपके सारे खर्चे आ गए। और एक चीज बस हमें और लिखनी होती है डेबिट साइड में, वो होती है हमारी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस भी एक प्रकार की हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। तो इसको भी हम डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। फिर क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखते हैं, तीन चीजें। एक तो लिखते हैं क्लोज इन वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमें गिवन होगा। एक हम लिखते हैं बाय प्रोडक्ट्स। अब बाय प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जैसे हम कोई मेन प्रोडक्शन करते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो उसको करते समय कुछ प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं जो हमने सोचे नहीं होते इंटेंशनली, लेकिन बन जाते हैं, तो हम उन्हें भी बेच देते हैं या बेचने का सोचते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि भाई इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो ये हम सारी चीजें लिखते हैं। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं वो हमेशा ज़्यादा आता है, और क्रेडिट साइड की दो चीज़ें लिखते हैं तो वो हमेशा टोटल कम आता है। तो आपका जो एक बैलेंसिंग फिगर बचता है अल्टीमेटली, वो ये बचता है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब आपने जितने फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं ये उनकी कॉस्ट बता रहा है। तो बेसिकली बस इस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, और ये जो बैलेंस बचता है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट एज यूजुअल वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं, और पीएनएल वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। तो जैसे एक डेमो के लिए क्वेश्चन का उदाहरण देख सकते हो आप। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया डेबिट साइड पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया डेबिट साइड पे, इसके बाद जो भी हमारे फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग खर्चे आ गए वो सारे आ गए डेबिट साइड पे, राइट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया क्रेडिट साइड पे। तो बस हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बच गया जिसे हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस इज योर आंसर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। हाँ, नहीं अनन्या, उसमें यूनिट्स का कॉलम भी बनाना है। तो जैसे यहाँ पर ढांचा है तो उसमें यूनिट्स का कॉलम हमको शो करना है कि भाई कितने यूनिट्स थे ओपनिंग में अमाउंट लिखना है और यूनिट्स में यूनिट्स लिखना है ना। तो वो यूनिट्स का कॉलम शो करना पड़ता है बस। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो यही होता है। अब जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर आप देखो सिर्फ डेमो के लिए, तो इसमें फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले बनाया, ठीक है, सारे खर्चे लिख दिए, इधर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग WIP लिख लिया, स्क्रैप जो बेचा वो लिख लिया। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर बच गया 1,19,000 रुपये। अब ये 1,19,000 रुपये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया होगा, और उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब एज इट इज बना। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप देखो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर होते हुए आ रही है फिगर 1,19,000। बाकी चीज़ें सब देखो एज इट इज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। फिर पीएनएल में एज इट इज सारा बना लिया तो आंसर आ गया नेट प्रॉफिट 34,768। फिर बैलेंस शीट बना ली एज इट इज, तो बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में बेसिकली बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए, और बाकी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो एज इट इज सेम ही बनानी है या बन जाती है जैसे हमने पिछले यूनिट में भी देखी। तो ये हो गया जी आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। चलो, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक बार ओके कर दो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की कहानी भी डन, उसका खाता सिंपल याद रहेगा। हाँ, मोलासिस भेज रखा है। ठीक है, ओके। ठीक है ना, ऑल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो है जी पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में करना है हमको 5 यूनिट। आइए जी, तो यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है ये बेसिकली हमारा क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसी का पूरा रूपांतर है हर प्रकार से। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो देखो जी,
सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है हमें पता है, पार्टनरशिप के फीचर वो हमें पता है कि क्या होते हैं। आप लॉ में भी पढ़ते हो पार्टनरशिप एक्ट, है ना। तो लॉ का जो पार्टनरशिप एक्ट है बेसिकली उसकी थ्योरी तो इसीलिए आपके लिए सारी की सारी इम्पोर्टेंट है ना, सेम हो जाती है। उसके बाद एलएलपी क्या होता है, आप लॉ में पढ़ते हो पूरा एलएलपी एक्ट, है ना। तो आपको पता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ पार्टनरशिप बनाई जाती है हम उनको एलएलपी कहते हैं, और ये सेपरेट एंटिटीज होते हैं, इन पर अलग नियम लगते हैं, पार्टनरशिप वाले नियम नहीं लगते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक थ्योरी में आपको लॉ के अंदर वैसे भी पढ़ाई दी जाती है। फिर आती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो क्या होगा, तो पार्टनर को हम कोई सैलरी, आईओसी, आईओडी ये सब चीज़ें नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहता है। लेकिन अगर उसने कोई लोन दिया है तो हम उसको 6% पर एनम का ब्याज देते हैं। फिर उसके बाद बस आपको क्या याद रखना है कि पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें कि वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स, तो वो बनाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम सारे अप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करते हैं जो भी पार्टनर्स को दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये भी छोटा सा डेमो देख सकते हैं। तो फर्म का जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। उस नेट प्रॉफिट में से फर्म जो जो चीज़ें अप्रोप्रिएट करती है वो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो जैसे करीम को इंटरेस्ट दिया, कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, और जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी हैं, और आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब तो बड़ा सिंपल है, याद ही होगा। इसी तरह इसमें भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिख लिया, सैलरी पार्टनर को दी तो डेबिट साइड पे लिख लिया, इंटरेस्ट पार्टनर को दिया डेबिट साइड पे लिख लिया, तो जो बच गया वो प्रॉफिट उसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ठीक है जी। फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनता है जैसे कि हम कोई एक लायबिलिटी अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि फर्म के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है। तो पार्टनर के प्रति अगर फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो पार्टनर का अगर वो कैपिटल बैलेंस है, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो जितनी भी चीज़ें पार्टनर को देनी है हमें वो सब क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। और जो चीज़ें पार्टनर की कैपिटल को कम कर रही हैं जैसे ड्राइंग, वो डेबिट साइड में लिख लेते हैं और बैलेंस बच जाता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाना भी आपने क्लास 12th में सीख रखा है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। फिर कैपिटल के दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में आप दो खाते बनाते हो क्योंकि कैपिटल फिक्स रहती है, और सारे लेन देन करने के लिए आप बनाते हो करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप एक ही खाता बनाते हो और सारी ट्रांजैक्शन एक ही खाते के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो। इसके बाद आईओसी, वो हमें पता ही है, पीएनएल के अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आता है और उसको हम टाइम के बेसिस पर निकाल लेते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमें पता ही है, इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और ड्राइंग्स भी हमारा टाइम के बेसिस पर निकाल लिया जाता है। तो जिस पार्टनर ने जब ड्राइंग करी हम उसको उतने महीने का ही ब्याज देंगे। फिर हो सकता है कभी कभी किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही हो, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर एक पार्टनर को गारंटी दी गई है और उसके प्रॉफिट में कोई कमी रह गई, मतलब कोई डेफिशिएंसी रह गई, तो वो डेफिशिएंसी जो है या तो बचे हुए पार्टनर्स भी ले सकते हैं, या हो सकता है कोई अकेला पार्टनर भी ले। तो वो जो भी केस होगा हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा कैपिटल रेशियो, कई बार पार्टनर्स अपने साल भर की कैपिटल के हिसाब से रेशियो निकालना चाहते हैं। तो जैसे ए है, बी है, इन्होंने अलग अलग टाइम पर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी या कुछ कैपिटल विड्रॉ करी, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी पूरे साल भर की कैपिटल देख लेते हैं कि कितने महीने इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लगी रही। तो जैसे ए ने 50,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए, फिर 5,000 वो एडिशनल ले आया तो 55,000 हो गई 3 महीने के लिए, फिर उसने विड्रॉ कर लिया तो 52,000 हो गई 2 महीने के लिए, फिर उसने एडिशनल कैपिटल और लगा दी 57,500 हो गई 2 महीने के लिए, फिर उसने विड्रॉ कर लिया तो 53,000 हो गई 2 महीने के लिए। तो मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए का 640। सेम प्रोसीजर हम बी के लिए भी करते हैं, तो बी का टोटल प्रोडक्ट आ जाता है 4 लाख। तो हम 640 और 4 लाख का रेशियो बना लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारा कैपिटल रेशियो आ गया 8:5। तो ये भी एक सिंपल प्रोसीजर होता है कैपिटल रेशियो निकालने का। तो पीएनएल अप्रो हम बनाना जान गए, कैपिटल अकाउंट हम बनाना जान गए, कैपिटल रेशियो हो सकता है हमसे छोटे क्वेश्चन में निकालवा ले, वो हम बनाना जान गए। तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो हमसे बस वो यही 3 चीज़ें बनवा सकता है, या तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट, या कह देगा कैपिटल रेशियो निकालो। ठीक है ना।
तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है। बाकी बेसिक थ्योरी इसमें हमने वही पढ़ रखी है जो आप लॉ में भी पढ़ते हो कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, डीड साइलेंट है तो क्या होगा। तो हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन उस पर बेस्ड भी आपसे पूछ सकता है। फिर होता है दूसरा इसका यूनिट गुडविल का। गुडविल ये भी हमने वैसे 12th में पढ़ रखा है। गुडविल है कि कब कब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है पहली बात, और कैसे निकाली जाती है दूसरी बात। तो गुडविल की वैल्यू कब निकाली जाएगी, तो ऑब्वियसली जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है अगर कोई पार्टनर्स के प्रॉफिट में बदलाव हो, नया पार्टनर एडमिट हो, या कोई पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, या मान लेते हैं डेथ हो गई या फर्म डिसॉल्व हो गया। अब गुडविल जो है वो क्या है, ये सब तो हमें पता ही है गुडविल के बारे में। पॉइंट ये है कि गुडविल को अब निकाला कैसे जाएगा, तो वो हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कुछ अच्छे मेथड्स हैं और खासकर एक दो बातें इसमें नई भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो सिंपली ये कहता है कि भाई देखो, आपको कुछ पुराने साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, आप उन पुराने साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट्स हम जब पुराने साल के देखते हैं तो उसमें हमें कोई ट्रेंड नज़र आता है। ट्रेंड का मतलब होता है या तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। तो जब भी हमें कोई प्रॉफिट्स के अंदर ट्रेंड नज़र आता है बढ़ते हुए घटते हुए किसी भी क्रम में, तो फिर हम उनको इम्पोर्टेंस भी दे देते हैं, यानी कि हम उनको वेट्स दे देते हैं। और हमेशा सबसे पुराने प्रॉफिट को कम वेट दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा, और जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने 1 2 3 4 5 वेट्स दे दिए। फिर हम वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और फिर एक फॉर्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स करके हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है वो कहता है, सुपर प्रॉफिट, कि जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है वो हमें पता है, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं हम उन्हें जोड़ सकते हैं, और अगर कोई रिजर्व्स हैं तो उन्हें जोड़ सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है टोटल एसेट्स लेकर करंट लायबिलिटी को माइनस कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद होता है जी एक एन्युटी तरीका, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड ये कहता है कि भाई जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज ले रहे हैं कि भाई 3 साल 5 साल, तो उसमें हम इंटरेस्ट के या टाइम वैल्यू के कंपोनेंट को कंसिडर नहीं कर रहे। तो अगर हम 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू को भी या इंटरेस्ट के कंपोनेंट को भी कंसिडर हमें करना चाहिए। तो एन्युटी जो होती है वो हमें खुद अपने आप बता देती है, हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। तो हमें एग्जाम में एन्युटी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी होगी। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दे रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 5 साल, मतलब 5 साल के लिए जो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है, 3.604776। तो जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज लेंगे तो वो बस 5 ईयर्स लेने की बजाय, ध्यान से मेरी बात सुनना, आप नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 ईयर्स लेने की बजाय 3.604776 लोगे। बस ये इसमें हमें ध्यान रखना है, बाकी सारा स्टेप प्रोसीजर सेम होता है। तो देखो, सब कुछ निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट आ गया 17,000। तो अब गुडविल निकालते समय मैं 17,000 को इंटू 5 नहीं करूंगा, 17,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.604776 से बस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उसकी एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें सवाल में गिवन। तो ये बन गया एन्युटी मेथड। फिर होता है कैपिटलाइजेशन बेसिस। कैपिटलाइजेशन बेसिस में हम जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारी गुडविल का फॉर्मूला होता है, हम पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लेते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करके, और फिर उसमें से जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, यानी कि अभी कैपिटल एक्चुअल होती है, उसे माइनस कर देते हैं।
तो ये हमारा गुडविल का आंसर आ जाता है। और अगर हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो फिर तो हम सीधा सीधा गुडविल लिख देते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो हम सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली गुडविल को निकालने के तरीके होते हैं, तो जिस पर अलग अलग क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है ना। बाकी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है वो हमने अलग से भी सीख रखा है, नहीं तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, आगे भी आएगा। तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, या चाहे चेंज इन PSR हो, अब जो मैं लिखूंगा बस वो एक चीज याद रखना कि किसी भी चैप्टर के अंदर गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस पर बेस होता है कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो आप उसको हमेशा राइट ऑफ कर देते हो। तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होगी। और अगर कोई गुडविल हमने खुद वैल्यू करी है, यानी कि खुद निकाली है, और कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी हो, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर किसी पार्टनर ने गेन करा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस करा है हम उन पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक कॉन्सेप्ट पे ही गुडविल की एंट्री चलती है। बाकी इस चैप्टर में तो खैर वैल्यूएशन पर फोकस किया जाता है, तो हम गुडविल की वैल्यू को 4 अलग अलग मेथडों से निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा गुडविल। चलो, तो पहले भी यहाँ तक बता दो कि गुडविल के भी याद आ गए फॉर्मूले, और 2 कहानियां गुडविल तक की भी ओके। ठीक है, खुशी, परितोष, मोहित, ओके। अब फिर आते हैं एडमिशन पे, देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या होती हैं बातें। तो अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो इसमें बेसिकली आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं जो आपने बचपन में पढ़ रखी होती हैं। अब नया पार्टनर एडमिट हो गया तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि ये नियम है। रिवैल्यूएशन का लॉजिक क्या होता है, रिवैल्यूएशन हम बनाते हैं जिसमें हम डेबिट साइड पर नुकसान और क्रेडिट साइड पर फायदा रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, तो अगर इसी एग्जांपल में, तो चलो जर्नल है, अगर आपको वैसे दिखाऊं तो हम अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो भी हमारे नुकसान हुए उन्हें हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जो भी हमारे फायदे हुए उन्हें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता है जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसी में कभी कभी एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर पार्टनर्स कहते हैं कि वो नहीं चाहते एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को की वैल्यू को चेंज करना, यानी वो कह देते हैं कि हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को सेम रखना चाहते हैं, हम चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही एक्सटेंड कर देते हैं नीचे भी, जिसको नाम दे देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जिन चीज़ों को ऊपर हमने प्रॉफिट की तरह लिखा था वो नीचे लॉस की तरह आ जाती हैं, जिन चीज़ों को हमने ऊपर लॉस की तरह लिखा था वो नीचे प्रॉफिट की तरह आ जाती हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट ऊपर आ रहा था वो हमारा नीचे फिर लॉस आना शुरू हो जाता है। बस फ़र्क ये है कि नीचे वाले पोर्शन में फिर हम तीनों ही पार्टनर्स के बीच में उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यू रेशो में तीनों के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमारी एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाती है अगर क्वेश्चन कहता है कि एसेट और लाइबिलिटी में हमें इफेक्ट नहीं दिखाना। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। बाकी कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो एज इट इज ही बननी है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। जितनी भी एंट्री हमने करनी है वो सब कैपिटल अकाउंट में हमारी पोस्ट हो जाएगी एज इट इज। बैलेंस शीट कहेगा बना दो तो बैलेंस शीट भी बना देंगे। बाकी रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है, इन्हें हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको ओल्ड रेशियो में, तो ये भी हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है,
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को कह सकता है वो, तो वो हमारे सेम छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम नया रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हो गया सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, छोटे छोटे एग्जांपल हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे जर्नल एंट्री करवा ले, तो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री भी हम कर सकते हैं, है ना, जैसे लेजर बनाते हैं। तो नुकसान की एंट्री हो गई, फायदे की एंट्री हो गई, फिर जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी इसके बाद नया पार्टनर अपने साथ कैश लाता है, तो कैश टू सी कैपिटल। फिर आपको गुडविल में उसका शेयर निकालना है नए पार्टनर का, और जो मैंने बताया सेम एंट्री, जो भी गेन करेगा उसको डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट। तो जैसे इसमें जो नया पार्टनर सी है वो गेन कर रहा है, बी पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो इन दोनों को डेबिट कर दिया। लेकिन जो ए पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये आपकी बन गई गुडविल की एंट्री। तो गुडविल की एंट्री हमेशा यूनिवर्सल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर उसके बाद बस जो भी क्वेश्चन कहेगा वो हम कर लेंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स चाहते हैं, अच्छा हाँ, कभी कभी हिडन गुडविल भी हो सकती है, यानी कि क्वेश्चन बताएगा ही नहीं कि हमारी गुडविल कितनी है, नया पार्टनर का शेयर कितना है। तो फिर हम कैसे गुडविल निकालते हैं, उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नए पार्टनर की मान लेते हैं जो भी कैपिटल दे रखी है, सी की कैपिटल, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सी के रेसिप्रोकल शेयर से। तो हमें पता लग जाती है कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो भी टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचे होते हैं वो हम जोड़ लेते हैं, उसे बोलते हैं टोटल कैपिटल। तो ये माइनस करके जो आता है आंसर उसको बोलते हैं गुडविल। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फटाफट देख भी सकते हो। ए और बी की कैपिटल है 7,000 ईच, सी 1/4 शेयर के लिए आया और सी की कैपिटल है 8,000। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे सी की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सी का शेयर, तो ये आ गया 32,000। माइनस कर देंगे जो हमारी अभी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ए और बी की है 7,000 और सी की है 8,000। तो 7 और 7 14 और 8 22,000। तो 22,000 टोटल कैपिटल हम माइनस कर देंगे। तो 32 माइनस 22 करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 10,000 रुपये। तो बस, तो इन्होंने भी देखो यही दे रखा है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू 10,000 रुपये। तो इस तरह से हम हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। बाकी एंट्री वही रहेगी जो सीखी। ठीक है ना, तो ये हो गए बेसिकली क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो कैसा भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाएगा, कैपिटल अकाउंट बनवाएगा या बैलेंस शीट बनवाएगा बड़े क्वेश्चन में। तो वो प्रोसीजर सेम ही है, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन है, सब में आपसे यही 3 लेजर बनवा सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया एडमिशन और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। फिर इसके बाद आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होती है कहानी, वो भी देख लेते हैं। रिटायरमेंट के अंदर हमें निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यानी कि क्योंकि अब एक पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है, तो वैसे तो हमने एक सिंपल फंडा सीख रखा है, हम सीधा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो हम कह देते हैं सैक्रिफाइस करा है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम कह देते हैं गेन करा है ना। तो ये एक यूनिवर्सल तरीका हो गया। बाकी अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हो, आप न्यू माइनस ओल्ड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बस इंटरप्रिटेशन बदल देना फिर। तो पॉजिटिव आएगा तो गेन कहेंगे, नेगेटिव आएगा तो सैक्रिफाइस कहेंगे। तो दोनों में से कैसे भी आप गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो, दैट इज सिंपल। फिर उसके बाद जी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ये सिंपल केसेस हैं, है ना, क्योंकि एक पार्टनर चला गया तो हम उसके शेयर को हटा देते हैं, जो बच गए उनके बीच में बांट देते हैं। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, ये पूरा एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो एडमिशन में था। एसेट और लाइबिलिटी में फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर पार्टनर्स कहेंगे कि हमें रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना लेंगे। इसके बाद रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट भी सेम रहेगा। रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी पार्टनर्स रहेंगे। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर होता है हम उसका सारा बैलेंस निकालते हैं, यानी कि उसकी फाइनल पेमेंट निकालते हैं, और वो पेमेंट उसको या तो पे कर देते हैं,
पे कर देंगे तो लिख देंगे टू बैंक, और अगर पे नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि हाँ अभी पे नहीं कर पा रहे, थोड़े से पैसे तुम्हें बाद में देंगे, तो फिर हम लिख देते हैं रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपने उसको पूरा पे कर दिया या उसका कुछ लोन बच गया, ठीक है ना। तो ये हो गए छोटे-मोटे एग्जांपल्स इसी पर बेस्ड। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है रिटायरमेंट में, जो नया है, अलग है और एडमिशन में या उससे पहले हमने नहीं पढ़ा होता, वो देखते हैं। वो है हमारा मान लेते हैं, चलो एक तो ये भी है कि जो पार्टनर का लोन है, अब मान लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर है, उसका लोन बच गया, तो हम उसके लोन को पे कर सकते हैं, यानी कि कुछ किश्तों में। हमने बोला कि हम तुम्हारे लोन को 3 किश्तों में पे करेंगे, तो वो फिर कहेगा मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो उस केस में फिर हम एक रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो भी उसका टोटल बैलेंस था 30,000 वो लिखा बाय सी कैपिटल, उस बैलेंस पर 30,000 पर हमने इंटरेस्ट निकाल लिया बाय इंटरेस्ट, और फिर हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के अंदर हम प्रिंसिपल देते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो टू कैश, इसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और साथ ही साथ 1800 रुपये इंटरेस्ट के भी देते हैं। तो हम उसको कुल मिलाकर 9300 की पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस बच गया 22,500। तो अगले साल फिर जब हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी डी 22,500, तो फिर से हम इंटरेस्ट निकालते हैं 22,500 का, फिर दोबारा हम जब पेमेंट करेंगे तो 7500 प्रिंसिपल और 1350 इंटरेस्ट मिलाकर 8850 की उसको पेमेंट कर देंगे, तो फिर हमारा बैलेंस बच गया 15,000। तो बस ये सेम प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक किश्तें चलती रहेंगी। तो तीसरे साल भी सेम, चौथे साल भी सेम, लास्ट ईयर में हमारा ऑटोमेटिकली जो बैलेंस होता है लोन का वो ज़ीरो बच जाता है, क्योंकि लोन जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है। तो बस ये हमारा होता है लोन अकाउंट। फिर उसके बाद जी ये सब चीज़ें हो गई, वो रिवैल्यूएशन या कैपिटल अकाउंट हमसे पूछ लेगा, वो हम बना देंगे। अब जो सबसे नई और अलग चीज़ होती है वो होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो इसके बारे में समझ लेते हैं, मैं आपको इसके बारे में अलग से डिटेल में बता देता हूँ कि क्या बातें होती हैं। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब तो ये होता है कि एक फर्म है, वो कहती है कि भाई मेरे लिए तीनों पार्टनर्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आप तीनों पार्टनर्स की ज़िंदगी की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेती हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर मर गया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें 10 लाख रुपए दे देगी, है ना। लेकिन रिटायरमेंट के अंदर कोई पार्टनर मरता नहीं है, कोई पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा होता है। तो जब भी हम जेएलपी, ये रिटायरमेंट में कोई पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा होता है, तो हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे में आपको 10 लाख रुपए नहीं देगी, क्योंकि आपने पॉलिसी तोड़ी है, तो वो कुछ कम पैसे ही देती है। वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए देती है, वो कहती है हम आपको ना सरेंडर वैल्यू देंगे। तो इस तरह से काम चलता है। लेकिन इसमें 3 केसेस होते हैं। एक होता है कि कुछ लोग जेएलपी के प्रीमियम को कंसिडर करते हैं कि हम ये एक्सपेंस मानेंगे, खर्चा। कुछ लोग इसको एसेट मानते हैं, दूसरा केस। और कुछ मुंशी तो एसेट भी मानते हैं और साथ ही साथ जेएलपी के नाम का एक रिजर्व भी शो करते हैं, तीसरा केस। तो तीनों केसेस में मुंशीगिरी कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब मान लो आपने प्रीमियम पे करा और आप कह रहे हो ये मेरे लिए खर्चा है, तो आपकी एंट्री हो गई खर्चे की, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने प्रीमियम पे कर दिया। फिर क्योंकि आप इस प्रीमियम को एक्सपेंस मान रहे हो, तो आप इस प्रीमियम को पीएनएल में डेबिट कर दोगे, तो आपकी एंट्री हो गई पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम। अब मान लेते हैं कभी कोई पार्टनर छोड़ के गया और आपने अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराया, तो उस समय बस हम एक एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली पैसा मिल गया हमें, और वो सारा पैसा पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा दूसरा केस है कि जब हम उसको एसेट मानते हैं, तीसरा केस है जब हम उसमें एसेट के साथ साथ रिजर्व भी क्रिएट कर देते हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम जब प्रीमियम पे करते हैं तो पहली एंट्री तो सेम ही रहती है, लेकिन दूसरी एंट्री हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि हम उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहे। तो हम उसको उल्टा प्रीमियम को एसेट में शो करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये हमारा जेएलपी एसेट है। मान लो हमने 20,000 रुपये पे करे, तो हम उसको एसेट में शो करना शुरू कर देते हैं। और जब हमें पैसे मिलते हैं जेएलपी से, तो हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए हमें मिले,
तो तब हम पता है क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। लेकिन अब 2 लाख रुपए हम पार्टनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में जेएलपी पहले 20,000 दिखा रखी होती है। तो पहले हम 20,000 तो जेएलपी को खत्म करते हैं और पार्टनर्स को यानी कि पार्टनर कैपिटल को हम बस रिमेनिंग 180 ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो केस 2 और केस 3 में आपकी एंट्री कुछ इस प्रकार से हो रही होती है। तो केस 2 और केस 3 जो है वो एसेट मान के काम करते हैं, ना कि उसको एक्सपेंस मान के काम करते हैं। तो बस ये होता है, और वो हमने मेन उसमें भी देख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक में एक्सपेंस मान रखा है, एक में एसेट मान रखा है, और एक में आपको थर्ड केस में भी सेम ही एंट्री करनी होती है केस 2 की तरह, है ना। तो जेएलपी जो है वो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट याद रखना है कॉन्सेप्चुअली। फिर इसी तरह एक होता है आईएलपी या एसएलपी, सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अब इसमें हर पार्टनर की अपनी पॉलिसी होती है। तो जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, सोना, गब्बू, अमित, तीनों की अपनी अपनी पॉलिसी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब रिटायर कौन हुआ, अमित। लेकिन इसमें मजेदार बात ये होती है कि चाहे एक भी रिटायर हो, पॉलिसियां सब अपनी तोड़ लेते हैं। तो सोना भी अपनी पॉलिसी तोड़ेगी तो उसको 10,000 मिले, गब्बू भी तोड़ेगा 20,000 मिले, अमित भी तोड़ेगा 30,000 मिले। तो तीनों की पॉलिसियां टूटेंगी, तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, कुल मिलाकर 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तो अमित को उसमें अपना शेयर मिल जाएगा 1/5 यानी 12,000 रुपए। तो चाहे एसएलपी हो तो भी तीनों अपनी पॉलिसी तोड़ते हैं, और जेएलपी हो तो खैर एक ही पॉलिसी है, वो टूटी जाती है। तो ये हो गया एसएलपी का कॉन्सेप्ट। बाकी क्वेश्चन आपसे मेन बड़े में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह ही पूछेगा, तो वो आप बना ही सकते हो, या आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट करवा लेगा जो हमने सवालों में मेनली डिस्कस कर रखा होता है, तो वो भी आप कर ही सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो है चीजें यही होती हैं रिटायरमेंट के अंदर। और बिल्कुल इसका जुड़वा भाई एक बार डेथ और देख लेते हैं, जिसमें सारी चीजें सेम होती हैं एज रिटायरमेंट। यानी कि एक बार देखते चलते हैं। सबसे पहले जो डिसीज पार्टनर है उसको भी सेम सारा अमाउंट मिलता है जैसे रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है। बस एक चीज जो फर्क होती है वो ये कि डिसीज पार्टनर जो होता है वो किसी और डेट पर मरता है, अनप्लान्ड तरीके से। तो जितने पीरियड बाद उसकी मृत्यु होती है, हमें उतने पीरियड का भी उसको प्रॉफिट निकाल के देना पड़ता है। या तो हम समय के आधार पे निकालते हैं या पिछले साल की सेल्स के आधार पे निकालते हैं। तो अगर हमने समय के आधार पे निकालना है तो सिंपली हम देख लेंगे कि वो कितने महीने बाद मरा। अगर 3 महीने बाद मरा तो 3 महीने का, 5 महीने बाद मरा तो 5 महीने का। तो इस तरह से हम उसका शेयर निकाल के उसको दे देते हैं। जर्नल एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और अगर हमें सेल के बेसिस पे निकालना होता है तो फिर हम ये देखते हैं कि पिछले साल क्या सेल्स थी और पिछले साल उसने क्या प्रॉफिट कमाया था। तो जैसे मान लेते हैं पिछले साल 4 लाख की सेल थी और उसने पिछले साल 60,000 का प्रॉफिट कमाया था। दैट मीन्स पिछले साल उसने 15% प्रॉफिट कमाया। तो अगर इस साल की सेल 1 लाख रुपए है तो इस साल वो 15% कमाएगा, तो वो कमाएगा 15,000 रुपए। तो इस बार हम 15,000 रुपए में उसका शेयर निकाल के उसको दे देते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बस तो एक ही चीज इसमें डिफरेंट होती है कि हमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ता है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अच्छा, अब आते हैं जी जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर। कहानी यहाँ पर सेम है, 3 मेथड्स हैं, एंट्री सेम है, सिर्फ फर्क हो जाएगा वैल्यू में। क्योंकि जैसे ही एक पार्टनर मरा तो अब कंपनी जो है वो सरेंडर वैल्यू नहीं देगी, वो सीधा पॉलिसी अमाउंट दे देगी, क्योंकि पार्टनर की मृत्यु हो गई है। तो जो हो सकता है पिछले एग्जाम्पल में 2 लाख रुपए दे रही थी कंपनी, वो अब पूरे के पूरे 10 लाख रुपए दे देगी क्योंकि पार्टनर मर गया। तो एंट्री वही रहेगी, एंट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैसे मिलेंगे और वो तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। तो वो सिंपल ही है। तो पैसे हमेशा तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चाहे कोई भी केस हो। और सिमिलरली अगर एसएलपी होगी, यानी कि मान लेते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी, तो सोना की पॉलिसी, गब्बू की पॉलिसी, अमित की पॉलिसी, और मान लेते हैं अमित की मृत्यु हो गई, तो इसमें बस क्या होगा, सोना अपनी पॉलिसी सरेंडर करेगी, 10,000 मिल जाएंगे। गब्बू अपनी पॉलिसी सरेंडर करेगा तो 20,000 मिल जाएंगे।
और क्योंकि अमित की तो मृत्यु ही हो गई ना, तो अमित का तो पूरा कंपनी पॉलिसी अमाउंट दे देगी 3 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 3,30,000 रुपए मिलेंगे फर्म को, जिसमें गब्बू का शेयर निकाला जाएगा और वो आ जाएगा 66,000। तो डेथ के केस में बस ये याद रखना है, क्योंकि पार्टनर की मृत्यु हो गई है तो इसीलिए पॉलिसी का पैसा मिलता है पार्टनर को, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। बस बाकी सारी चीजें देखो सेम है। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री ये आपकी आ गई, और क्वेश्चन अगर बोलता है कुछ भी करने को तो वो हम एज इट इज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेम बनेगा, बस डिसीज पार्टनर का जो बैलेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी मरे हुए पार्टनर का बैलेंस होता है उसे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम, बैलेंस शीट बनाने का तरीका सेम, और अगर वो कुछ भी पूछेगा तो हम बना सकते हैं। तो वो बड़े क्वेश्चन के अंदर आपसे या तो रिवैल्यूएशन बनवाएगा, या जर्नल एंट्री करवाएगा, कैपिटल अकाउंट बनवा लेगा, या हो सकता है आपसे बैलेंस शीट बनवा लेगा। तो हम डेथ के अंदर भी बस ये याद रखेंगे कि हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है एक अलग, और जेएलपी और आईएलपी के टाइम पे पॉलिसी अमाउंट लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो ये हो गया जी आपका डेथ का भी कॉन्सेप्ट डन। तो अब यहां तक बता दो कि डेथ का कॉन्सेप्ट भी याद आ गया अच्छे से, सारी कहानी डेथ और रिटायरमेंट की खासकर। कर सकते हो स्वयं, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, जयेश, खुशी, मोहित ओके, अर्पित मौर्य जी ओके, ठीक है। चलो ठीक है, ओके पारितोष जी ओके, चलो ठीक है। तो चैप्टर 7 हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, चैप्टर 8 हो गया पार्टनरशिप में इंट्रो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चलो अब चैप्टर 9 और 10 करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं 7 मिनट्स का अंतराल। तो अभी हमारा हो रहा है 12:39, तो चलो 8-9 मिनट्स का ले लेते हैं। 12:48 तक एक ब्रेक ले लेते हैं, वाटर ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मैं भी आप भी। फिर उसके बाद चैप्टर 9 और 10 शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे कि क्या है। चलो ठीक है ना, तो पानी पी के आते हैं।
चलिए जी बच्चों जी, आइए वापस। तो बच्चे आए, फिर चैप्टर 9 से शुरू करें। चलो तो एक बार बता दो भी, आ गए आप, वापस आ गए जलपान करके? ओके, ठीक है खुशी, पीयूष। चलो तो करें शुरू फिर चैप्टर 9 का कार्यक्रम। आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलो आ जाओ जी, फिर देखते हैं जी। ओके, चलो ठीक है, आ गए। ठीक है, मोहित, अमृत, अर्पित जी। हाँ, उससे थ्योरी आएगी अर्पित, थोड़ी सी अगर आएगी तो। चलो तो अब देखते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 9 जो है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो बड़ा आएगा, और छोटा तो 5 नंबर का ही आएगा। तो इस चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? बेसिकली ये अलग ही संस्थाएं होती हैं जो मुनाफे के लिए काम नहीं करती, तो इसीलिए इनकी कहानी ही अलग होती है। अब ये लोग प्रिपेयर करते हैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बेसिकली कैश बुक की तरह होता है। इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इसमें कैपिटल, रेवेन्यू, हर प्रकार की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दूसरा, ये लोग प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो एक तरह से पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शन को ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी एक्रूअल बेसिस पर। मतलब कि कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते, एक्रूअल बेसिस पर। तो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे कोई प्रीपेड हो, उन चीज़ों को अभी ध्यान रखकर बनाया जाता है। बाकी बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, वो तो बनेगी। तो ये होते हैं बेसिकली एनपीओ, और जो प्रिपेयर करते हैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह, जो प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएनएल अकाउंट की तरह, और जो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है ना। अब इनके बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे इनकी एक मेन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम जो है, उसको हम निकालते कैसे हैं कि जो भी मान लेते हैं हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, उसके अंदर हमें आउटस्टैंडिंग अगर कोई करंट ईयर की है तो वो ऐड करनी पड़ेगी, और अगर मान लेते हैं हमें कोई एडवांस मिला प्रीवियस ईयर में तो वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन डिडक्ट करते हैं कि जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ करंट ईयर में, और हम डिडक्ट करते हैं कि अगर हमारी कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर की, तो उन्हें हम डिडक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें सब्सक्रिप्शन इनकम इस प्रकार से, या कोई भी इनकम इस प्रकार से निकालनी पड़ती है। फिर उसके बाद इसी तरह एक्सपेंस। अब कोई अगर इनके एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस भी अगर हमें निकालने हैं, तो जो भी इन्होंने टोटल पे करा अमाउंट, उसके अंदर अनपेड का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला माइनस करना पड़ता है, और आउटस्टैंडिंग एंड वाला ऐड करना पड़ता है। या हो सकता है प्रीपेड, तो प्रीपेड
बिगिनिंग वाला ऐड करना पड़ता है और प्रीपेड एट द एंड वाला माइनस करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स की एडजस्टमेंट्स करके फिर फाइनली ये निकालना पड़ता है कि व्हाट इज माय इनकम और व्हाट इज माय एक्सपेंडिचर। तो ये बातें इन्होंने शुरू के 2 एग्जाम्पलों में हमें सिखा रखी हैं, ठीक है ना। बाकी फिर ये लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो इनका एक कैपिटल फंड हो गया जो जनरल फंड होता है, और एक स्पेसिफिक फंड भी होता है। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिली तो ये उस स्पेसिफिक फंड में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ आइटम्स का हमें ट्रीटमेंट याद रखना है, जैसे डोनेशन। अब डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी में लिखेंगे, जनरल है तो इनकम में लिख लेंगे। इसी तरह एंट्रेंस या एडमिशन फीस, तो एंट्रेंस या एडमिशन फीस को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम इसको कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए एक नॉर्मल इनकम है तो इसको हम इनकम में लिख लेते हैं। इसी तरह लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको कैपिटल फंड में जोड़ लेते हैं। तो यही बातें इन्होंने जैसे यहाँ दे रखी है। तो डोनेशन हमें पता चल गया, एंट्रेंस फीस हमें पता चल गई, लेगेसी, कोई आदमी मर गया तो उसकी हमें प्रॉपर्टी मिल गई, तो ये भी हमारे लिए एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये भी हम लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है तो कैपिटल फंड में शो कर देते हैं। एंडोमेंट फंड डोनेशन, मतलब कि कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन मिली, तो ये हमारे लिए एक तरह से स्पेसिफिक एक इनकम हो गई जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मिली, तो इसको भी हम या तो स्पेसिफिक फंड में लायबिलिटी साइड में जोड़ के दिखा सकते हैं। फिर अगर हमने कोई न्यूज़पेपर बेच दिया तो ये सब हमारे लिए नॉर्मल इनकम हो गई, तो इसको हम अपने इनकम में शो कर लेते हैं। एसेट्स बेच दिया, तो एसेट बेचने में जो भी हमारा प्रॉफिट या नुकसान हुआ होगा उसे हम अपने इनकम या एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। ऑनोरेरियम, ये हम किसी आदमी को एक तरह से ऑनर करने के लिए पैसा देते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल खर्चा हो गया, तो इसको हम अपने एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हमें पता होने चाहिए। बाकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो एक सिंपल प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मली कोई भी बनाता है। तो अब देखो जो, तो यहाँ पर आपको बस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, या तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और साथ में बैलेंस शीट बनानी होगी। तो उसका प्रोसीजर ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में आप एक्सपेंडिचर्स लिखते हो, अगर कोई एक्सपेंस की एडजस्टमेंट्स हैं या कोई इनकम्स की एडजस्टमेंट्स हैं तो वो आपको वैसे ही सॉल्व करना है जो हमने शुरू के एग्जाम्पल में सीखा होता है। बाकी हो सकता है कि कोई एक बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे क्या करवा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 8 में दे रखा है, आपको एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और बैलेंस शीट के अंदर क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ता है, होता नहीं है, तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी वर्किंग नोट में बनानी पड़ती है। उसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड बता देता है। तो ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन इसमें बेसिकली बनते हैं बस। तो अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो सकता है, वो पड़ जाए, या मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्लोजिंग और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ही रखे हैं अलग अलग। बाकी एक क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर इसका करके जाना, इलस्ट्रेशन 12 है, तो वो मैंने डिस्कस भी कर रखा है लेक्चर में भी और वैसे भी। बेसिकली एक ही क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी सी आइटम्स जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हमको दिखाई देते हैं। तो ये कॉलेज का एक क्वेश्चन होता है, तो इनके भी अपने कुछ रिसिप्ट्स होते हैं, कुछ इनके अलग अलग फंड्स होते हैं, कुछ इनके खर्चे होते हैं, लेकिन उसके नाम थोड़े से कॉलेज रिलेटेड हैं तो इसलिए अलग लगता है क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चे को डर लगता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है करके जाना, ठीक है ना। बस, तो एनपीओ के अंदर आपसे इसी प्रकार का सवाल पूछ सकता है और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला एक आप ज़रूर करके जाना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, यानी कि कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में हमें 3 यूनिट कवर करने होते हैं। पहला यूनिट तो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका सिंपल थ्योरी है, और कंपनीज एक्ट भी आपने लॉ में पढ़ रखा है तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आपको वो सेम लगती हैं कि भाई कंपनी क्या होती है ना।
कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये इतना तो हमने लॉ के अंदर पढ़ रखा होता है ना, कि कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। कितने प्रकार की कंपनी होती हैं, सरकारी कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, है ना, पब्लिक कंपनी जिसमें लोग भी पैसा लगा लेते हैं, 1% कंपनी, छोटी कंपनी, कैपिटल कम है तो लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अनलिमिटेड कंपनी मतलब ये थ्योरेटिकल होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग मतलब जिसमें 51% ज़्यादा शेयर किसी एक ही एंटिटी ने ओन कर रखे हैं। फिर कंपनीज जो हैं वो क्या बनाती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं, तो कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, है ना। तो ये आपने क्लास 12th में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। तो ये अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती हैं और ये अपना एक बैलेंस शीट बनाती हैं। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट कैसा होता है इनका। इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये मेन हेड होता है, जिसमें मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर सब हेड आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा मेन हेड होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके सब हेड होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन सब के उदाहरण हमने डिस्कस कर रखे हैं और आपको वैसे बुक में भी दे रखे हैं। फिर होता है चौथा मेन हेड करंट लाइबिलिटी, छोटी अवधि की लाइबिलिटी, 12 महीने से कम वाली, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर आता है आपका मेन हेड एसेट्स, जिसमें पहला मेन हेड होता है नॉन करंट एसेट, जिसमें सब हेड होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE मतलब ये फिक्स्ड एसेट हो गए, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, कोई आपने लंबी अवधि का निवेश करा। डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस आ गया, अदर नॉन करंट एसेट आ गया। दूसरा मेन हेड हो गया करंट एसेट्स का, मतलब छोटी अवधि के एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 महीने के अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, या आपने कोई अदर करंट एसेट ले रखा है। तो बेसिकली ये इनके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और ये हमने पढ़ भी रखे हैं। तो बैलेंस शीट बन गई। फिर इसी तरह शेड्यूल 3 में इनका P&L अकाउंट भी दे रखा होता है, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं RFO, आपको याद ही होगा। फिर लिखते हैं अदर इनकम, फिर इन दोनों को जोड़कर बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, और फिर उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस को एक ऑर्डर में लिखकर डिडक्ट कर देते हैं। पहला एक्सपेंस होता है CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री का इसमें फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट वगैरह आ गया, डेप्रीसिएशन और अदर एक्सपेंस। तो टोटल 7 खर्चे इसमें हम लिख लेते हैं और फिर इन सातों खर्चों का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल प्रॉफिट करके हम कह सकते हैं हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला पोर्शन आपके लिए रेलिवेंट नहीं। और फिर उसमें से हम जब लेस कर देते हैं टैक्स, तो हमारा आंसर आ जाता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी नीचे का पोर्शन भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये बन गया हमारा P&L। तो पहले चैप्टर में तो बेसिक इंट्रो हमको दे रखा है ना। तो कितने प्रकार की कंपनी है, कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर क्या होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, इससे एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। मतलब 100% आएगा का मतलब ये है कि हर साल आता है, चाहे चॉइस में आए, चाहे आप करो या ना करो, पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें बनेगा 10-15 नंबर का, इशू या फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब ये पूरा हमारा एग्जैक्टली 100% सेम है क्लास 12th में, इसमें कुछ भी एक भी चीज़ नई नहीं है, सिवाय एक थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस को लेकर। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि हम कंपनी का शेयर इशू करते हैं। तो जब हम कंपनी का शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल रेज हो जाती है। तो शेयर कैपिटल के थोड़ा सा टाइप्स पता होने चाहिए। एक होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कंपनी की ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम में मेंशन होती है। फिर उसमें से कुछ कैपिटल कंपनी लोगों को इशू कर देती है।
तो उसको बोल देते हैं इशूड कैपिटल। फिर उसमें से कंपनी को कुछ शेयर लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिसको बोल देते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर कंपनी लोगों से पैसा मांगना शुरू करती है, कॉल करती है, तो हम कह देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना पैसा लोग पे कर देते हैं तो हम कह देते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का एक फॉर्मूला बन जाता है, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। बाकी जो कंपनी अभी तक कॉल नहीं करती उसको बोल देते हैं रिजर्व कैपिटल, यानी कि ये वो पोर्शन है जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं करा, लेकिन अगर कभी कंपनी बंद हुई, वाइंडिंग अप के टाइम पर ही सिर्फ कंपनी इस पैसे को मंगवाती है, अदरवाइज नहीं मंगवाती, तो इसको बोल देते हैं रिजर्व कैपिटल। तो शुरू में तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं कैपिटल के। फिर दो प्रकार के शेयर होते हैं, ये हम जानते ही हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, उनके टाइप्स ये भी हमने पढ़ रखा है। इक्विटी शेयर होते हैं, शेयर्स हम इशू करते हैं फॉर कैश, तो एंट्रीज क्या बनती हैं, एप्लीकेशन की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर अगर हमने और कॉल करी होती हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी कॉल्स की एंट्री हो जाती है। अब सब्सक्रिप्शन जो होता है शेयर का, अगर सारे शेयर पब्लिक ने ले लिए तो हम बोल देते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, वो तो सिंपल हो गया, एज इट इज सेम। कभी कभी कंपनी ने शेयर इशू करे, मान लेते हैं 1000, पर लोगों ने सिर्फ अप्लाई करा 950 शेयर के लिए, कम, तो हम कह देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जैसे यहाँ पर कंपनी ने इशू करा 43,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजी, तो हम इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। पर इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, हमारी सारी जर्नल एंट्री 40,000 शेयर के हिसाब से ही हो जाती है। तो एंट्री सेम रहती हैं जो हमें आती हैं, बस शेयर कितने लेने, 40,000, बस। तो ये बन गया अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर इसी तरह होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंपनी चाहे तो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे, या कंपनी चाहे तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी कोई एक रेशो निकाल देगी कि भाई जो 3 अप्लाई कर रहा है हम उन्हें 2 देंगे, या जो 5 अप्लाई कर रहा है उन्हें हम 3 देंगे। और या कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर सकती है, तो कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को प्रोराटा दे देगी। तो एंट्री पहली तो सेम होती है, बस दूसरी एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव होता है शुरू में ज़्यादा, उसमें से थोड़ा सा तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम रिफंड कर रहे होते हैं, और हो सकता है अगर इतना ज़्यादा मिल जाए तो हम अपने आगे कॉल्स पे भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि भाई वो हमें करना है ना, वो हमने क्वेश्चन में सीख भी रखा है। तो ये हो गया आपके ओवर सब्सक्रिप्शन और उसके कुछ उदाहरण, तो ये हमने डिस्कस कर रखे हैं वैसे। फिर उसके बाद आता है जी शेयर्स क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, तो आंसर है एक बहुत बड़ा नो, यानी कि प्रोहिबिशन है, नहीं हो सकते सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के। स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, अदरवाइज किसी भी शेयर को कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, उस पर प्रोहिबिशन लगाया गया है। बाकी क्या कंपनी इशू प्रीमियम पर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, जिसके 5 यूटिलाइजेशन है। ये घर से रट के जाना, ये आपके एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर में कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप क्या क्या कर सकते हो। तो सेक्शन 52 बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप 5 ही काम कर सकते हो, या तो बोनस शेयर इशू कर दो उससे, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दो, या कोई डिस्काउंट अगर आपने इशू पर दिया है तो उसको राइट ऑफ कर दो, या कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो उसके लिए पैसा निकाल लो, या फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अपने शेयर वापस खरीद लो। तो 5 यूजेस हो सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्रीज आपको पता ही है क्या होती हैं, वो सेम ही हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो मैंने बता ही दिया, प्रोराटा कर सकती है कंपनी अलॉट, यानी कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमने अप्लाई करा है 5 शेयर के लिए, लेकिन कंपनी कहती है हम आपको खाली 2 ही शेयर देंगे, तो इस चीज़ को प्रोराटा एप्लीकेशन कह देते हैं। जैसे आप ये लाइन पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड। तो कंपनी ने बोल दिया कि अगर आप 4 शेयर के लिए अप्लाई करोगे ना, तो हम आपको खाली 1 ही शेयर अलॉट करेंगे, बस इस चीज़ को प्रोराटा कह देते। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो अब आपने
कर ही रखा होगा या याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी एंट्रीज हमारी सेम रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आता है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कुछ लोग पैसा देते नहीं है तो हम कह देते हैं कॉल्स इन अरियर, कुछ लोग जल्दी पैसा दे देते हैं तो हम कह देते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो मान लेते हैं हमारा अलॉटमेंट के टाइम पर हमने लोगों से मांगे 1 लाख रुपए, पर 2,000 रुपए किसी ने हमें दिए नहीं, तो हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को 2,000 रुपए से डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितने रुपए हमें रिसीव हुए यानी 98,000, हम उतने ही रुपए फिर बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन अरियर ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, इसमें कई बार कुछ लोग हमें जल्दी पैसा भी दे देते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो मान लेते हैं किसी ने हमें 3,000 रुपए एडवांस में दे दिया, और जब उसका दिन आता है, एक्चुअल डेट होती है, तो फिर उस लाइबिलिटी को हम क्लोज कर देते हैं। तो एंट्री बन गई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जो भी कॉल वाला दिन था। तो इसका भी यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, आई होप आपने वो कर रखा होगा। अब सबसे मजेदार चीज जो है वो ये है, थोड़ी सी नई, कि कोई आदमी जो हमें पैसा टाइम पे दे नहीं रहा, कॉल्स इन अरियर, ये बदमाश है, हम इससे पैसे मांग रहे हैं, लाओ पैसे दे दो, ये दे नहीं रहा। तो जब आदमी कोई पैसे हमें नहीं देता, कॉल्स इन अरियर होता है, तो कंपनी फिर उस आदमी से कहती है कि तुम्हारे डिले पेमेंट पर हम ब्याज लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जो है वो आपको याद रखना है, कंपनी 10% पर एनम लेती है टेबल एफ के हिसाब से। टेबल एफ एक रूल है जो दे रखा होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। और अगर किसी आदमी ने पैसे जल्दी दे दिए, एडवांस में दे दिए, तो कंपनी उस आदमी को फिर इंटरेस्ट पे भी करती है, यानी कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और पे करती है कंपनी ज़्यादा, यानी 12%। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, अब मान लेते हैं हमें किसी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है, तो ये बदमाश डेबिट, और क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लेना है, मेरी इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्रेडिट कर दिया। फिर जब वो आदमी मुझे पैसा देगा तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक टू शेयर होल्डर, मुझे पैसे मिल गए। फिर उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट है, अगर मुझे कॉल्स इन एडवांस पर शेयर होल्डर को देना है, तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस हो गया, तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर, और जब मैं उसको पे करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर टू बैंक। तो एक ये इलस्ट्रेशन 9 आप देख सकते लेना एक बार एग्जाम के लिए, 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है, इसमें आपसे इंटरेस्ट की एंट्रियां करवा लेता है ना, तो वो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये देखो, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर रखा है। फिर आता है फोर फीचर ऑफ शेयर। अब फोर फीचर कब होता है शेयर का, कि अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने हमको पैसा नहीं दिया टाइम से, है ना, और कंपनी कहती है कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया तो अब हम तुम्हारे शेयरों को कैंसिल कर देंगे। तो शेयर को कैंसिल करने के लिए आपको बस एक एंट्री करनी पड़ती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी कॉल्ड अप वैल्यू होती है शेयर की, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, जितने रुपए हमें रिसीव हो चुके होते हैं, और टू जितने रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले, या टू कॉल के नहीं मिले, या टू फाइनल कॉल के नहीं मिले, वो हम लिखते रहते हैं। तो इस तरह से हम शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने कोई ऐसे शेयर फोरफीट करे जो प्रीमियम पर इशू हुए, तो फिर हमें एंट्री में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, वो तो एज यूजुअल है, और जितना प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ उतना प्रीमियम भी डेबिट कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है मान लेते हैं, तो उसे कभी भी फोरफीचर की एंट्री में नहीं लिखा जाता, फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फोरफिटेड। बाकी सब कुछ सेम, अलॉटमेंट का पैसा जो नहीं मिला, कॉल का पैसा जो नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा जो नहीं मिला, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट जितने रुपए हमें रिसीव। उसके बाद हो सकता है जी कंपनी कह रही हो कि हम अब इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू भी करेंगे, किसी और आदमी को भी री इशू करेंगे, तो फिर हमें दो एंट्रीज करनी पड़ती हैं। एक होती है री इशू की एंट्री, जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का री इशू करा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, अगर हम कुछ री इशू पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी पेड अप वैल्यू होगी, और अगर प्रीमियम पर री इशू कर रहे होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और फिर हमें अपने शेयर फोरफीचर के बैलेंस को, या यूं कह लो शेयर फोरफीचर के एक प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसकी एंट्री है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फोरफीचर की एंट्री में शेयर फोरफीचर का अमाउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से, डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट से,
और माइनस कर देते हैं जो हमने रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट दे रखा होता है इस अमाउंट से। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको लिखवा भी रखा है वैसे, कि आपको आता भी होगा। तो इस तरह से कैपिटल रिजर्व को निकाल लेते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद रीइशू भी हो गए, फॉरफिट होने के बाद तो एक बड़ा क्वेश्चन इसी तरह बन सकता है एग्जाम में, जैसा 12th में भी बनता था कि आपको एक कहानी दे देगा, शुरू में ये वो हुआ, फिर बाद में कह देगा कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, फिर बाद में कह देगा कि उनके शेयर फॉरफिट हो गए और फिर रीइशू हो गए, है ना। तो फिर वो हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो वो सब बस इसमें कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। बाकी कई बार कहता है कि हमने शेयर वेंडर को इशू कर दिया, पब्लिक को नहीं करा। तो वेंडर को इशू करने का मतलब क्या, कि पहले हमने वेंडर से एसेट खरीदा होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, और हमने बदले में शेयर इशू कर दिए तो टू शेयर कैपिटल। तो सीधी एक ही एंट्री बन गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, छोटी एंट्री। तो ये हमने एसेट खरीदने के बदले में शेयर इशू कर रखे हैं। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लेना बस। तो इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ी कहानी का अगर बनता है तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे हैं उस तरह से बन सकता है, जिसमें आपको एक कहानी दे देगा, फिर बोल देगा कि कॉल सिनेरियर हो गया, फिर बोल देगा शेयर फॉरफिट हो गए, और फिर बोल देगा बाद में शेयर्स रीइशू हो गए। तो फिर वो हम उस क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। चलो तो एक बार यहां तक बता दो। तो ये याद आ गया बच्चों जी? आई एम फाइन अक्षय भाई, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है खुशी एंड अर्पित, ऑल राइट, ठीक है जयेश प्रत्युष, ओके जी ओके। चलो फिर है उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट 3, इशू ऑफ डिबेंचर। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो डिबेंचर कह रहा है भाई, डिबेंचर तो वैसे तो आपको मीनिंग पता ही है, डिबेंचर क्या होता है। कंपनी होती है, पब्लिक से कहती है हमें पैसे दे दो, मतलब बोरो करती है पैसा, और बदले में लोगों को कहती है कागज़ के टुकड़े पर कि हम आपके पैसे 5 साल में लौटा देंगे और आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस कागज़ के टुकड़े को कह देते हैं डिबेंचर, है ना। अब डिबेंचर कितने प्रकार के हो सकते हैं सर, ये बताओ हमें। तो डिबेंचर जो है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। बाकी डिबेंचर और शेयर में फ़र्क क्या है ये ज़रूर पढ़ लेना, कुछ तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। अब डिबेंचर मान लो हमने एसेट की सिक्योरिटी ले रखी है तो सिक्योर्ड, नहीं ले रखी तो अनसिक्योर्ड। डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर में तो कन्वर्टेबल, नहीं होंगे तो नॉन कन्वर्टेबल। डिबेंचर्स हमें अगर कभी रीपे करने हैं उनका पैसा वापस तो रिडीमेबल, कभी भी वापस नहीं करना तो इररिडीमेबल। हालांकि ये वाले कभी मतलब ये प्रैक्टिकली कम देखने को मिलते हैं। नेगोशिएबिलिटी, अगर मान लो डिबेंचर में नाम लिख रखा है आपका तो रजिस्टर्ड डिबेंचर, और किसी का नाम नहीं लिख रखा तो बियरर डिबेंचर। कुछ डिबेंचर्स को हम पहले पे करते हैं तो फर्स्ट डिबेंचर, कुछ डिबेंचर को हम बाद में पे करते हैं तो सेकंड डिबेंचर, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग क्या होती है वो हमें याद रखना है। अकाउंटिंग बिल्कुल शेयर्स की तरह होती है, बस हमें क्या याद रखना है, शेयर वर्ड की जगह रिप्लेस करना है डिबेंचर वर्ड को, और शेयर कैपिटल की जगह रिप्लेस करना है परसेंटेज डिबेंचर वर्ड को। तो कॉन्सेप्ट वही, कहानी वही, प्रोसेस और तरीका वही, सिर्फ शब्द बदल गए। तो यहाँ एंट्री पड़ गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। ऐसी ही अलॉटमेंट होता तो सेम, कॉल होती तो सेम। तो ये हमने डिबेंचर्स इशू कर लिए। फिर हो सकता है डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हो तो फिर हम डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, तो ये हो गया सिंपल। हो सकता है डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो फिर हम प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो गया डिबेंचर इशू। तो इसका मतलब डिबेंचर पार पर भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है, डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि डिबेंचर जो हमने इशू करे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उन्हें प्रीमियम पर रिडीम करना हो, यानी कि जब हमें रीपे करना हो तो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है कुछ तो वो हमारे लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हम इसीलिए उसको क्रेडिट करते हैं।
और जितने रुपए से हम इस नॉन करंट लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं उतने ही रुपए से हम डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं ये हमारा एक नुकसान है। तो हम सेम अमाउंट से लॉस ऑन इशू को डेबिट भी करते हैं। तो बस आपको इस बात का याद रखना है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद आ गया होगा। तो बस फिर चाहे डिबेंचर्स कैसे मर्जी इशू हुए हों, हमें बस ये देखना है कि कहीं उन्हें हम प्रीमियम पर रिडीम तो नहीं कर रहे। तो जैसे मान लेते हैं डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए और प्रीमियम पर रिडीम हुए, तो अब ऐसे केस में हमें क्या बातों का ध्यान रखना है कि भैया डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट भी हो रहा होगा। फिर क्योंकि डिबेंचर्स पर हम प्रीमियम दे रहे हैं तो जितना हमने प्रीमियम क्रेडिट करा होगा उतना हमने लॉस को इशू भी करा होगा। और एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है कि डिस्काउंट और लॉस अगर कभी भी इकट्ठे डेबिट हो रहे होते हैं तो हम उनको मर्ज कर लेते हैं, तो हमें कंपाउंड एंट्री बना लेते हैं, सीधा लॉस को मर्ज करके लॉस दिखा देते हैं, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो 6% का डिस्काउंट है, मतलब 6 रुपये का डिस्काउंट है और 5% का प्रीमियम है, यानी 5 रुपये का प्रीमियम है। तो अगर आप देखो 6 रुपये का डिस्काउंट और 5 रुपये का प्रीमियम, तो कुल मिलाकर लॉस 11 रुपये का बन गया। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो लॉस की फिगर आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, आप खुद ट्राई करके देख लेना ये इलस्ट्रेशन, तो आपको 11 रुपये ये दिखाई देगा। तो 1500 डिबेंचर हैं कंपनी के, ये जितने भी डिबेंचर हैं कितने हैं, 1.5 लाख, मतलब 150 लाख डिबेंचर हैं और 11 रुपये का लॉस। तो इसीलिए लॉस जो होता है वो अपने अंदर डिस्काउंट को भी मर्ज कर लेता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो डिबेंचर चाहे पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू हो, तो हमें कोई देखना है कि कहीं हम उनको प्रीमियम पर रिडीम तो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जी डिबेंचर्स हमारे, चलो ये इशू हो गए, ये सब एंट्रियां हमको आ गई। डिबेंचर्स की एक और खासियत ये होती है कि कई बार डिबेंचर्स हम इशू कर रहे होते हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब कि हम बैंक से एक लोन लाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हम आपको बदले में अपना डिबेंचर भी दे देंगे एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमने बैंक से जो लोन ले रखा है बस हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने बैंक को 1.5 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स दे रखे हैं एज सिक्योरिटी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन शो करते हैं एक IDBI बैंक से जो हमने लिया 1 करोड़, दैट्स इट। कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिबेंचरों को हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पर ब्रैकेट में लिख कर दिखा देते हैं कि एक जानकारी है कि भैया ये लोन जो हमने लिया है ये कोलेट्रली सिक्योर्ड है, हमने 1.5 करोड़ के डिबेंचर्स भी इशू करे थे। बस एक जानकारी के तौर पर हमको ये लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर, बाकी इसका अकाउंटिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी एक मेथड 2 भी है जिसमें हम एंट्री करके दिखाते हैं, पर ICI कहता है कि बच्चे को मेथड 1 ही फॉलो करना है, मेथड 2 जो है वो बकवास होता है, वो नहीं फॉलो करना। तो इसीलिए यहाँ इंस्टीट्यूट ने खुद ही कह रखा है कि बच्चों को ये सलाह दी जा रही है कि आप मेथड 1 ही फॉलो करो, तो आप वही फॉलो करना, क्या दिक्कत है। अच्छा, फिर उसके बाद हो सकता है डिबेंचर्स इशू टू वेंडर, तो ये वही बात हो गई। इस बार कैपिटल इशू करने की बजाय हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री वही बन जाएगी आपकी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, है ना। तो हो सकता है हम पार पर इशू कर रहे हो, प्रीमियम पर कर रहे हो, डिस्काउंट पर कर रहे हो, तो वो हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर एक और मेन चीज इसमें आती है कि जो हमारा लॉस या डिस्काउंट होता है हम उसका क्या करते हैं। तो वैसे तो लॉस या डिस्काउंट को हम साल के एंड में P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन मजेदार बात ये होती है कि कितना ट्रांसफर करते हो, क्या पूरे ही ट्रांसफर कर देते हो, तो आंसर है नो। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे डिबेंचर्स जो है वो कब रिडीम होने वाले हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में वो 5 साल बाद रिडीम होने वाले हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हर साल हम इसको 5 बार इक्वल 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 करके राइट ऑफ कर देंगे। तो जैसे हमारा 6 लाख का लॉस था, तो हम इसको हर साल 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 के हिसाब से राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो रेशियो होता है बेसिकली ये होता है कि हमारे कितने डिबेंचर्स हैं, हर साल उस हिसाब से हम राइट ऑफ करते हैं। तो अगर कंपनी ने आज डिबेंचर्स इशू करे हैं, मान लेते हैं कितने इशू करे हैं, 1 लाख, तो कंपनी के अगर 1 लाख डिबेंचर्स पहले साल भी थे, दूसरे साल भी थे, तीसरे साल भी थे, चौथे साल भी थे,
तो कंपनी का एक रेशियो सा बन गया 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मतलब बराबर, तो हम अपने लॉस को भी इक्वल रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। इसी तरह दूसरे में, इसमें हमारे डिबेंचर्स जो थे वो थे 2 लाख, लेकिन वो हर साल थोड़े 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 रिडीम भी हो रहे थे। तो पहले साल मान लो रेशियो था 2 लाख, दूसरे साल रेशियो था 1,60,000, तीसरे साल रेशियो था 1,20,000, चौथे साल रेशियो था 90,000, पांचवें साल रेशियो था, मान लेते हैं कुछ भी था, सॉरी 80,000, उसके बाद मान लेते हैं 40,000। तो रेशियो बन गया 5:4:3:2:1। तो इस बार हम लॉस को 5:3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो लॉस हमारा राइट ऑफ होगा हर साल 40, 32, 24, 16, 8। तो बेसिकली हमें हर साल लॉस को निकालना पड़ता है कि कितना राइट ऑफ किया जाएगा। और फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, कि भैया हमें अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी देना है, जो हमारे लिए एक चार्ज होता है। तो उसकी 4 एंट्रीज होती हैं। पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो ये हमारा एक्सपेंस आ गया। फिर हमने अपने डिबेंचर होल्डर को पे करना है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी टीडीएस पे करना है। तो हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट लिखकर जितना टैक्स उस पर लगना है वो टीडीएस पेबल लिखते हैं, और जितना पेमेंट करनी है वो टू बैंक में लिखते हैं। और टीडीएस पेबल को फिर हम अलग से पे कर देते हैं सरकार को, तो टीडीएस पेबल टू बैंक एक एंट्री वो हो जाती है। और जितना भी हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट होता है उसको हम साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री सिंपल इंटरेस्ट की हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये याद आ गया होगा। तो इसका एक ही एग्जांपल दे रखा है, लास्ट वाला, वो आप कर सकते हो बस। तो डिबेंचर में बस यही है कहानी। तो एक बार आप ये भी देख लेना, इसमें से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए अगर बहुत बड़ा देगा, अदरवाइज 5 नंबर तक की ही वेटेज रखेगा। चलो, तो अब आप बता दो कि आपको सब कुछ याद आ गया इसका भी। तो देखो, डिबेंचर की कहानी भी समाप्त हो गई। तो ये था पूरा अपना मॉड्यूल 2। हाँ, ठीक है ना। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चंस में वो जरूर देख के चले जाना एक बार एग्जाम से पहले। बस आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएगा सेम, थोड़ी सी फिगर बदल के। हाँ बिल्कुल जयेश भाई, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना है। बाकी पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिख देना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है खुशी, ओके ओके परितोष भाई, ठीक है। हाँ जी अर्पित जी, समापन बिल्कुल। चलो ठीक है बच्चों जी। तो अब आप अपनी तैयारी कर लो, अपना रिवीजन कर लो जो आप कर रहे हो इम्पोर्टेंट। और बाकी बिल्कुल चिंता ना करना एग्ज़ाम को लेकर, आपके अकाउंट्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके मॉड्यूल से बिल्कुल रिलेटेड होंगे। तो सिर्फ उनको ओवरव्यू लेते रहो, बार बार देखते रहो, क्योंकि अब जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो तो हम कर ही चुके हैं ना, आप भी कर चुके मेनली। तो अब करने का कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो कोशिश करो कॉन्सेप्ट्स को रीड ज़्यादा करते रहो, थ्योरी बार बार पढ़ते रहो, और क्वेश्चंस को देखते रहो, चाहे वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस स्टेज पे, राइट। इसका मतलब है मुनिद्रा, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गई, यानी लाइबिलिटी को पे कर दिया, अब खत्म हो गई। तो जैसे हम क्रेडिटर को पे कर देते हैं, तो जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी पे कर दिया। चलो, तो करें डन फिर बच्चों जी, आज की कहानी समाप्त। सब बच्चों का ओके है? ओके जी, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे।